नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम हैं अभी गोरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर बाजार में, जहां हमारे साथ एक बेबाक बोलने वाले व्यक्ति, हर शब्दों को अपने अंदाज में कहने वाले व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सही है या गलत है, अगर कहना है तो अपने लहजे में कहना है और उस बुलंदी में कहीं भी कमी नहीं देते हैं। पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह, जो कि बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किए हैं, गोरियाकुटी के विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से इनकी चर्चाएं जोरों शोरों में। हालांकि इनकी भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र गलियारों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा ये अभी एक्टिव मूड में है महाराजगंज में। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे विधानसभा क्षेत्र का हालचाल और कुछ इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपसे पहला सवाल रहेगा कि अभी एक चीज चर्चा में है पूरे क्षेत्र में कि एक समय था जब आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो आप कुछ दिनों के लिए सन्यासी के रूप में थे और कहीं मौन हो गए थे। मौन नहीं हुए थे, मैं मौन तो कभी नहीं रहा, मैं तो बचाल था। मैंने जिस रूम में मैं रहता था वो सन्यासी का रूम। साल तो गुफा में रहता है ताकि वहाँ आम लोगों से मुलाकात ना हो, उसे तपस्या करने में, सिद्धि प्राप्त करने में अवसर प्राप्त होता है। तो मैं भी जिस रूम में रहता था सेंट्रल बैंक के नीचे, वो में जंगले नहीं थे, जंगला नहीं था, हमेशा दिन में अंधकार रहता था। मैं लालटेन नहीं जलाया बल्कि मोमबत्ती जलाते थे और ये प्रक्रिया है 18 साल चली। प्रकाश में आते थे तो जनता के काम में लगे और अकेले रात में जाते थे तो काठ का मुँह से काली कोठरी में सोते थे। यही था, मौन नहीं थे, लड़ाई में थे। आप सन्यासी के रूप में थे और साथ ही साथ एक और चर्चा है कि आप किसी चीज की संकल्प लिए थे कि जब राजनीति में अगर सत्ता मिलती है तब उस संकल्प को तोड़ेंगे। क्या संकल्प था? वो मेरा कोई संकल्प नहीं था। लोगों का कहना था कि सत्यदेव सिंह शादी करेगा कब, जब एमएलए होगा तब। तब वास्तव में ही हुआ, एमएलए हुआ तो शादी में हुआ। अच्छा, ये संकल्प नहीं था? नहीं, नो संकल्प। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है कहीं भी अपने बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं, वो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, आम जनता की आवाज़ों को बुलंदी के साथ रखते हैं। निष्कर्ष क्या होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा क्यों आपके मन में रहता है कि नहीं, कोई अधिकारी पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जो बात होगा बेबाकी के साथ होगा और आपको करना ही होगा? देखा जाए, मैं बेबाकी से इसलिए बात करता हूँ कि पदाधिकारियों से मुझे काम लेना है, उनसे कमीशन नहीं लेना है। हमारी जनता का काम जब नहीं होती है तो मैं पदाधिकारियों से कहता हूँ, दबाव डालता हूँ कि जनता के गरीब तबके के लोग हैं, इनका काम करिए। नहीं करने पर बात बढ़ता है, आम बात। एक जो सबसे बड़ा सवाल है अभी महाराजगंज को लेकर कि आपकी महाराजगंज के गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि आप महाराजगंज से चुनाव लड़िएगा। हालांकि जदयू के आप नेता हैं, जदयू से और भी बहुत सारे दावेदार हैं, पूर्व विधायक भी वहाँ से, और कुछ एनडीए के जो गठबंधन भाजपा के नेता वो भी सक्रिय रूप से हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस कोटे में रहेगा महाराजगंज क्षेत्र, जदयू रहेगा या भाजपा रहेगा? भाजपा के जी में 4 गो है जिला में क्षेत्र, महाराजगंज, बरहड़िया, जीरादेई, रघुनाथपुर, जहाँ पर हमारी सम्मेलन भी अब होने जा रही है। बूथ कमेटी की मीटिंग भी हुआ, प्रभात एक्सप्रेस का चौपाल भी 4 में हुआ। भाजपा के जी में है गोरियाकुटी, दरौदा जिला, उसके बाद सिवान, उनके जी में है दरौली। दरौली हमारे जी में ही है। तो इसमें बदलाइन का अगर अदला बदला हुआ तो जदयू अगर यहाँ बीजेपी यहाँ आएगा तो जदयू गोरियाकुटी चला जाएगा, और कोई दूसरा बात नहीं। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? महाराजगंज। तो महाराजगंज से तो पूर्व विधायक जो है हेमराज साहब। अरे भाई, कैंडिडेट बहुत होता है, तो इस समय का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें ठूठ ठठा करके आपकी टिकट देना, उम्मीदवार बनाना, उस मामले में हर पैमाने पर मैं ठीक हूँ, हर पैमाने पर। एक सिंपली मैं आपको इतिहास विगत चुनाव का बता रहा हूँ। 2000 का हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था, जिस समय हम
जदयू कोई कोटा में हेमरान चुनाव लड़ा, 2000 में वो चुनाव हार गया, 16 से वोट से लो पाता है। दुबे जी आए या जीत गए कांग्रेस के मार्ग में। उसमें अगर एजाज अली रावण के पार्टी से चुनाव लड़ा था, नहीं लड़ा होता तो 10,000। आजाद लड़ा था उपेंद्र जी के 15,000। और देवरंजन जी लड़े थे रामविलास 18,000। वो वोट कहाँ जाता, तो बिना मांगने दुबे जी को चला जाता। तो दुबे जी कितना जीतते, 39,000 वोट से जीतते, वो रिकॉर्ड ब्रेक होता। इस सारी स्थिति परिस्थिति को चयन समिति नहीं देखेगा, आंख बुझ के वोट सीट दे देगा, देखा तो भोगेगा। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि ऐसी गलतियां नहीं। सर, आपकी राजनीतिक शुरुआत बसंतपुर विधानसभा से हुई थी, जी। हालांकि अभी अस्तित्व में नहीं है बसंतपुर विधानसभा। विधानसभा तब बट गया। उसके बाद आप गुरिया कुठिया गए, अभी महाराजगंज से दावेदारी है, क्या वजह है? वजह मेरा घर है भगवानपुर, हमेशा चुनाव में लड़ा। जब कृत बसंतपुर था तो हर प्रखंड भगवानपुर में चुनाव जीतता रहा। ये मेरा दावेदारी है, पक्का दावेदारी है कि मैं भगवानपुर का रहने वाला हूँ और मेरा हर चुनाव में भगवानपुर प्रखंड मुझे विजयी बनाया था। मैं चुनाव मार खा जाता था लकड़ी में। अभी सिवान जिले की जो राजनीति है, इसमें अभी सबसे ज्यादा जो राजनीति हो रही है, शुरू से होते आई है और आज भी हो रही है, एक दिवंगत नेता थे, दिवंगत हो गए मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो सांसद हुआ करते थे। जब उनकी सिवान में एक बाहुबली नेता से जब वर्चस्व था, तब भी आप उनका मुखर होकर विरोध भी किया करते थे। सिवान में जब कोई नहीं बोलता था, तब भी सिवान में जनसभाओं में खुल के आप मंच से बोले हैं। जब वो आज दिवंगत हो गए हैं, तो क्या उनके नाम पर राजनीति करना उचित है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। वो तो डिपार्चर सोल है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कुछ कहना मूर्खता है। अभी एक सवाल पत्रकार बंधु ने पूछा था माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सिवान में, कि बिहार में और सिवान में आपराधिक घटनाक्रम है, जो उसका पैराग्राफ हर रोज बढ़ते जा रहा है, आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने पत्रकार पर अपने दबाव के साथ ये बात रखी कि आपने 2005 की स्थिति नहीं देखा, क्या था उस समय। तो आप पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार में आप मंत्री हैं, उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन के नाम पर ही राजनीति करना, ये क्या अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार की विफलता हो सकती है? हमने ये हमारे मंगल पांडे जी ने जो भी कहा, ये उनकी अपनी सोच है, मैं उनके सोच पर क्या कमेंट करूं। मैं टेके को बात कहा कि शहाबुद्दीन आज नहीं है, आज शहाबुद्दीन जन्नत में है, जैसे हम लोग हिंदू सर कहते हैं, उसमें है। क्या किया क्या नहीं किया, आज वो रहता तो आप कुछ हो कहते तो शोभा देता, वो नहीं है तो कुछ कहना भी गलत है। आज उसके नहीं रहने के बाद हत्याएं हो रही है, तो कौन कराता है? शहाबुद्दीन तो नहीं है, क्या हत्या हो रही है, क्यों अपहरण हो रहा है, कौन कराता है? उसका खोज जो वास्तव में कौन अपराधी नया पैदा ले लिया सिवान में, जो अपराध का क्रिएट कर रहा है। हम शहाबुद्दीन के जो नहीं है उसके बारे में कहना कुछ उचित नहीं समझता। एक बार बुलप्पन होगी, अपनी कमजोरी साबित होगी। तो अगर कहा जाए तो सरकार इस मामले में फेल है, तभी शहाबुद्दीन का नाम लिया जा रहा है। सरकार फेल नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि लोग का जो मन में आता है बोल रहे हैं। सरकार का फेल नहीं है, प्रतिनिधियों को जो मन में आ रहा है अपनी बात बोलते जा रहे हैं। जहां तक अपराध का सवाल है, तो बिहार तो भारत के राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। बेटी अगर बाप की हत्या कराती है तो सरकार क्या दोष है? पत्नी अपने पति की हत्या करा रही है तो सरकार क्या दोष है? बाप बेटे को मार के मुआ देता है तो सरकार क्या दोष है? बेटा बाप को मुआता है तो सरकार क्या दोष है? अपनी पत्नी को मुआता है कोई तो सरकार क्या दोष है? सरकार प्रत्येक व्यक्ति के पीछे फोर्स नहीं लगाया है, सरकार सबके पीछे फोर्स नहीं लगाया है। सरकार अपने स्तर से सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है, गारंटी दे भी रहा है। अब उसी में घटनाएं घट रही है। किसी के लाश झाड़ी के बगल में मिला, किसी का लाश नदी में बह रहा है, किसी का शव जो है घास में लटका हुआ, इस सरकार का दोष है। लेकिन अभी एक घटना के बरौली की एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पे कुछ हथियारबंद लोग आते हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग थे, हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी की दुकान को लूट के चले जाते हैं, और प्रशासन ने अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। ये तो आपराधिक घटना है ना? देखिए, आपराधिक घटना है। नीतीश कुमार का राज्य में जीरो टॉलरेंस है, अपराधी कोई नहीं बचेगा। अपराधी 1 से 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बनिया को
चुटकुला प्रसाद को गोली मारा था लोग आज 10-12 दिन पहले, धरना दिए थे लोग। मैंने गया, लोगों से कहा कि रोड खाली कर दो, क्रिमिनल 48 घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा, और 48 घंटा के अंदर ही गिरफ्तार हो गया अपराधी। तो ये जो घटनाएं घट रही है, सरकार अपने जीरो टॉलरेंस पर कायम है, और उनको जो अपराध किए हैं औस पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। आप जदयू के नेता हैं और आप ही के मुख्यमंत्री हैं। सरकार आपकी जीरो टॉलरेंस से बात करती है, जो कि आप भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस काम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये जीरो टॉलरेंस दिखता नहीं है। हर रोज हत्याएं होती है, लूट की घटनाएं हो रही मैं है, अभी प्रशासन कहीं भी दिख नहीं रहा। मैं अभी कहा है आपसे, अरे भाई की बेटी ने हाई कोर्ट के वकील का हत्या कर दिया। नहीं, ये जो लूट की घटनाएं हो रही है, तो मैं लूट के भाई तुरंत आ रहा हूं, हत्या करा दिया, पत्नी ने पति की हत्या करा दिया, बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटा ने बाप की हत्या कर दिया, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये कौन बड़ी बात है? ये तो उन लोग का व्यक्तिगत संघर्ष है। जहां तक लूट का सवाल है, तो लूट के सवाल पर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाए तो सरकार दोषी है, लेकिन लूट करने वाला कोई भी आज तक बता दीजिए किसी कांड का अपराधी वंचित हो, सब गिरफ्तार होते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर कोई बचता नहीं, सभी गिरफ्तार कर जेल जाते हैं। देख, हमारा अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि आपकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई, तो आपने भाजपा से अपने राजनीति की शुरुआत की, और भाजपा जब पार्टी बनी तब से आप उसके फाउंडर मेंबर हैं। तो वैसी क्या परिस्थिति है कि आप भाजपा छोड़ के राजद में गए, राजद से जदयू में आ गए? कहाँ मोह भंग हो गया आपका? मोह भंग हुआ कि मेरा टिकट जो है ना 2010 में बेची थी गई, उसको टिकट दिया गया जो किसी दिन का भाजपाई नहीं था, वो कांग्रेसी था। उनके दादा कांग्रेस, उनके बाबूजी कांग्रेस, अपने कांग्रेस पैसा दिया, अध्यक्ष सीपी ठाकुर जी थे, पैसा लिए, टिकट दिए, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया। हमारे साथ और लोग थे, देवरंजन वगैरह, सबको 6 साल के लिए निष्कासित किया था पार्टी कंडक्टर के तहत। 5 को मिला लिया गया, मुझे क्यों नहीं मिला गया? तो मैं जाऊंगा, राजनीति करना है तो मैं क्या कर घरे आराम करूँ? देखिए, ये तो आज के लिए आम बात हो गई, हर जगह चर्चा होती है कि हर पार्टियां टिकट बेचती है, बिना पैसे के टिकट मिलना संभव नहीं है। तो मैं तो पहले ही कहा बाबा से कि लोकतंत्र कहने के लिए है, वास्तविक लोकतंत्र धरातल पर नहीं है। पैसा वाले की राज है, पैसा जो ज्यादा देगा टिकट उसको मिलेगा। लेकिन अभी हमारे नेता जो है नीतीश कुमार जी पाक साफ व्यक्ति है, उनके यहाँ पैसे की कोई महत्व नहीं है। वो जो है लोकतंत्र को धरातल पर उतारने के प्रयास करते हैं, और वो सही तर्ज से सभी वर्ग के लोगों को आज चुनाव में टिकट देते हैं। मुझे उम्मीद है वो मुझे कॉस्ट टिकट देंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब लोकतांत्रिक देश है तो वैसे देश में जात की राजनीति करना ये कहाँ तक संभव उचित है, और कहाँ तक समाज के लिए फायदेमंद है? देखा जाए, जात के बात पे आप कहते हैं तो जात में तो 2 ही वर्ग है, एक अमीरों का वर्ग है, एक गरीबों का वर्ग है। अमीरों की संख्या मुट्ठी भर है, गरीबों की संख्या अपार है। मैंने विगत कहा था कि 80% लोग 25% पर जीता है। आप 20% लोग 75% का मालिक है। मैंने कोविड के काल में जब भूखमरी थी, त्राहिमाम था, सब सर्वत्र व्यवस्थाएं अस्त थी, सारे कल कारखाने बंद हो गए, तो आपके देश में 28 सरपति कहां से पैदा ले लिया? तो जो पूंजीपति है आज उसी की सरकार है। 30 गो पूंजीपति देश के रुपया लेकर विदेश भाग गए, कोई आज तक नहीं है। आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में एक वो साधारण पदाधिकारी के घरे नोट गिनने के लिए मशीन आया, 140 करोड़ और सोना के बिस्कुट, 80 का अलग और दस्तावेज सब अलग। तो यहां तो लोग के घर से, साहू के घर से 300 करोड़ मिला। झारखंड में किसी भी पदाधिकारी के घर पर छापा मारा जाए, हिंदुस्तान के किसी भी IAS IPS BPSC रेंजर फॉरेस्टर, तो उतना राशि मिल जाएगा कि भारत सरकार का एक 5 वर्षीय योजना आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन हिम्मत कहाँ है?
3 बरस नौकरी किया राकेश बाबा। आज जाइए तो सिवान पटना में 3 ताला मकान पिटवा दिया। 3 साल नौकरी किया, अब पटना में 3 ताला मकान पिटवा लिया। सैलरी कितना मिलता है? 80,000। अब 3 ताला बनाने में कितना लगेगा? 50 लाख। 3 साल में उनकी कीमत कितना हुआ? 28 लाख। आया कहां से? सारी सरकार जानती है। सभी को अपनी संपत्ति डिक्लेरेशन के वक्त में 0 बैलेंस, 10 लाख, 15 लाख, मेरिट के नाम पर 20 लाख, 1 करोड़ होगी कमाती है का? तो यहाँ के ये टेम्पो ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, फ्यूअललेस हो गया है, फ्यूअललेस, जिसका परिणाम सभी लोग भोग रहे हैं। अगर सुधार नहीं हुई तो भोगेगा। ये देश में एक क्रांति की जरूरत है, और वो दिन दूर नहीं है जो क्रांति देश में आवे, सोशल रिवोल्यूशन का। जब तक यह सोशल रिवोल्यूशन में नहीं होगा तब तक इस देश का व्यवस्था नहीं सुधरेगा। कुछ काट छांट होगा तब ही इस देश की व्यवस्था सुधरेगी। इसलिए प्रजातंत्र हम कहते हैं, लेकिन वास्तविक प्रजातंत्र कहाँ है? हम तो विधानसभा में कहा था कि भारत में अद्र प्रजातंत्र है, आज भी राजतंत्र है, आज भी राजतंत्र है, परिवारवाद आज भी है, सत्तासीन है। कैसे कहते हो हम प्रजातंत्र के रहने वाले हैं? जनता को मूर्ख मत बनाइए। अगर जनता मूर्ख नहीं होती तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर इन परिवारवाद के दलों को रफा दफा कर देती। लेकिन जनता भी रास्ता पर नहीं चलती है। प्रजातंत्र के लिए कलंक जनता भी है, और जनता के लिए कलंक प्रजातंत्र भी है। एक हमारे मन में सवाल आ रहा कि ये अक्सर न्यूज़ चैनलों पर या टीवी पर देखने के लिए मिलता है कि अधिकारी बयान देते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं। नेता जब एक बार राजनीति में आते हैं, कहीं सत्ता मिल जाती है तो अरबों रुपए लूट के और आलीशान बिल्डिंगें खड़ा कर लेते हैं। और नेता उन्हीं अधिकारी पदाधिकारी पर आरोप लगाते हैं कि जब नेता कोई अधिकारी पदाधिकारी जब अपना कार्यभार संभालते हैं तो 2-4-5 साल के बाद वो अरबों के मालिक हो जाते हैं। कौन किस पे एलिगेशन, किसका बात सत्य माना जाए? नेता लूट रहे हैं या अधिकारी? जो पदाधिकारी ने सर की बात किया है वो मुझे कि महान लुटेरा है। राजीव हंस बिजली डिपार्टमेंट का सचिव, और जेल बंद है। कितना रुपया उसके मिला? कितना? एगो ठिकाना पर छापाड़ी हुआ था 16 जगह। ये जो आई इसका छापाड़ी एक जगह नहीं होता, 10 जगह। कमिश्नर का छापाड़ी एक जगह नहीं, 10 जगह। जरा नेता को तो बोलिए कि एक नेता का संपत्ति को कौन जगह छापामारी होता है। अब मीडिया के लोग हैं, बताइए। अब पदाधिकारियों का होता है 10 जगह। सारे नेता चोर नहीं है, चोर है लेकिन सब नहीं। अब नीतीश कुमार को क्या है? मोदी जी को क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। योगी को क्या है? ऐसे ऐसे लोग पैदा लिया इस देश में, एक से कुल पैदा लिया। देश इसी तरह से नहीं चलता है। इस देश में तो ऐसी स्थिति आई कि सारा संपत्ति देश के लिए निछावर करने वाला कि पत्नी बीमार होती है तो चंदा लिया जाता है। जिसका 18 बैंक में जमा तो था राशि, उसकी पत्नी बीमार होती है तो चंदा ली जाती है, दवा का भाई मर जाती है। ऐसे भी नेता है जो देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा किया। उस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारे लोगों ने भी संपत्ति को दान कर दिया। बहुतों ने आनंद भवन को दान कर दिया। क्या नहीं किया? ये देश से ही आजाद नहीं हुआ, बहुत कुर्बानियों की बात हुआ, बहुत त्याग की बात हुआ। आज भी त्यागी नेता है, जो त्यागी आपके यहाँ। एगो तो बिहार में मुख्यमंत्री हुआ था भोला प्रसाद शास्त्री 3 बार। उसकी पत्नी पर्चा के लिए रट के मर गई, लेकिन पर्चा भूमिका नहीं मिला। बाबा जानते हो भोला प्रसाद शादी पूर्णिया कराने वाले 3 बार मुख्यमंत्री, और उसके पत्नी को 40 एकड़ जमीन नहीं मिला घर में, रोती थी पटना में, कौन सुनता है? तो ऐसी परिस्थिति में नेता की कमी नहीं है। लेकिन ये लोग सिद्धांतवादी नेता थे। आज तो कोई विधायक बनता है और उसके यहाँ पता चलता है 10 साल के बाद छापेमारी हुई, करोड़ों की संपत्ति मिले, दस्तावेज मिले। अगर हमसे बताए कौन विधायक के छापेमारी हुआ है? अभी राजद के कुछ विधायक हैं जो कि बोले एक
विनोद जायसवाल के यहाँ छापेमारी हुई थी, जो ए भाई अभी तब विनोद जायसवाल तब बैगन जा रहे जो दानापुर के विधायक हैं रितलाल रितलाल यादव, उनके छापेमारी, उनके यहाँ भी रितलाल यादव वो नेता नहीं ना, अब तो इच्छा मृत्यु की बात किए हैं कोर्ट में। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये सब नेता नहीं रहा है, पैसा के बल पर, बाहुबल के बल पर एमएलए हो गया तो करेगा काम, राम का नाम लेगा। वाल्मीकि ने राम का नाम लिया, उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। विष्णु ने कहा कि राम का नाम लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा, तो जे जीवन में कटले बा छटले बा राम नाम ली, तब बारह 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 कहा तो राम हो गया, तब ब्रह्म हो गया जी, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया ब्रह्म। तो ये सभी काटा छाटा किया है, छह छोड़ छह बड़। अब उससे बात करते हो, सब नेता चोड़े हैं नहीं, बहुत ईमानदार लोग हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जयराम तिवारी जी थे, गाड़ी का चक्का फट गया तो 6 महीना पैसा का भाव में चक्का नहीं लगा। यही सपति बाबू थे जिनके खाता में 150 रुपया था, आज मिनिस्टर। अच्छा, एक हजारी सिंह थे, एक नेता है जो आप ही के प्रतिद्वंदी रहे हैं, लगातार 6 बार विधायक भी रहे हैं, मानिक चंद राय। उनके घर में प्लास्टर भी नहीं है, बीमार है, अब तो खैर राजनीति से रिटायर हो गए हैं, तो वो 6 बार के 7 बार विधायक रहे हैं, तो वो भी उस लिस्ट में आ सकते हैं। अरे भाई कमड़ी ओढ़ के घी पीता है, कमड़ी ओढ़ के घी पीता है, वो नहीं अपने को दिखाना नहीं चाहता कि मानिकचंद राय के बिल्डिंग में एथी लगा है, प्लास्टर हुआ है। वो क्षेत्र के लोगों को दिखाता है सादगी जीवन जिया, कुछ किसी से नहीं लिया, ये कि नहीं। जैसे बघवा था ना, हार लिया हुआ था, कंगन लिया हुआ था, कीचड़ में फांसा था, अब आने जाने वाले से कहता था कि मेरे दांत समाप्त हो गए हैं, आँख से नहीं लौक रही है, कीचड़ में फंस गया हूँ, मेरे पास एक सोना कंगन है, ले लो, मुझे निकाल दो। लोग आते जाने वाले कहा कि ना रे दादा ये तो बाघ है, खैबे करेगा, दिन भर का भूखाया है कई दिन का। लेकिन एगो पंडित जी चल दिए, भगवा कहा कि ये बाबा हम कीचड़ में फंसे हैं कई दिनों से, खाना नहीं खाया हूँ, मेरा दांत काम नहीं कर रहा है, मेरे आँख के नख जो है समाप्त हो गए हैं, ये मेरे पास कंगन है सोने का, आप मुझे निकाल दे जाइए, आपके बाल बच्चा प्रसन्नचित हो गए, बेच दीजिए आप इससे। पंडित जी ने कहा कि भलाई होगा, कम से कम इसको निकाल देंगे तो एक उपकार हो जाएगा, आज सोना कंगन देगा तो मेरा भी भलाई हो जाएगा। निकाल दिए। कहा बाबा मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपको खाऊंगा। तो कहा कि अरे यार यही उपकार का परिणाम होता है। कहा कि आपने उपकार किया, मुझे पेट तो भूख से बुझाना पड़ेगा। कहा पंचायत होगा चलो। देखले कि ये बैल बेचारे चल रहे थे, तो पंडित जी कहले के बैल जी इधर आओ, तेरे को पंचायत करो। कहले दूर थे बाघ। कहले का आते रोले है एथी में कीचड़ में रोले गोले है तो निकाल देनी, अब कहते रहे खाए। तो कहले जब ले शक्ति रहे तो हर बहनी लोग खूब खियौल, और जब चले के शक्ति नहीं देखा ना लोग बिला देवे ना पगा काट के खेत बेचता है, तो खेतवा में लोगों मारा था कुत्ता बुझा के कटवाओ तो बा हमारा से पंचायत है। तो कहले बाघ तब खाएंगे करें, चला गया। गाय रही उहे ये कहली, सियार जात रहे तो कहल कौन थी, सियार के बोलौला, सियार दूरे से कहल क्या पंडित जी दूरे से बोला कहा था, कहल कैसा ऐसा सा, कहले कि तू ई फंसा रहे, तू निकलला हम देखनी हाँ क्या फासला करी, चलो लोग हम देखे नीलक। कहले कि तू ढूक खिंचड़ दूरे से। बाघ बुझे कि चलो ढूक भी ले अपन कंगन लेके। पंडित कहते रहे निर्णय करे कहले कि तू ब्राह्मण पूर्वक जात भगभग की ना, अब निर्णय बाकी बा, ये अपना जगह पर चल गए हुए मान की बाबू हुए लो दिया हुआ लोगों कुछ रुपया जो घर में रखवा ले। आप सुन रहे थे सतदेव सिंह को, जो कि पूरे जिले में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे अपने पार्टी के नेता के बारे में हो, विपक्ष के नेता के बारे में हो, अधिकारी प्राधिकारी कोई भी हो। अगर आपके विरुद्ध कोई मामला है और आप अगर सही जगह पर नहीं है तो विरोध होना आपका तय है। हम पार्टी में रहें नहीं रहें, लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ऐसे नेता बिरले ही मिलते हैं राजनीति में। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत। ऐसे हम तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।